नमस्कार मेरे किसान साथियों, मेरे गौपालक भाइयों। आज का ये जो इंटरव्यू मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक्सक्लूसिव है, क्योंकि जिन शख्सियत का आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं ये मोस्ट डिमांडिंग इंटरव्यू था और YouTube के ऊपर शायद इनका ये पहला इंटरव्यू है। आज से पहले इनका कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं अंकुर भाई सुतारिया सूरत से और आदि योगी गिर गौशाला से हिरेन भाई का। दोस्तों, आज इस इंटरव्यू के अंदर हम इनकी रूट से लेके आज तक का जो हर्ड बनाने की जो जर्नी है उसके बारे में जानकारी लेंगे। इन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए और आज के समय में किसान जो चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मेरे गौपालक साथियों, मैं आदित्य वशिष्ठ आज द काउबॉय चैनल पे फिर से आपके लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू लेकर पेश हुआ हूँ। दोस्तों, जो आज का इंटरव्यू है ये सौराष्ट्र एरिया गुजरात में हिरेन भाई के और अंकुर भाई के साथ है और फिलहाल हम हिरेन भाई के फार्म पे हैं। पीछे आप इनकी गाय भी देख सकते हैं। तो इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार हिरेन भाई। नमस्कार अंकुर भाई। हिरेन भाई, आपका हर्ड देख रहा हूँ मैं। तो आपका हर्ड देखने के बाद मन में एक जो मेरे विचार आता है, तो उस विचार को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं आपको एक बहुत समझदार किसान के रूप में देखता हूँ। वैसा ही अंकुर भाई, आपका हर्ड जब मैंने देखा तो एक समझदार किसान किसको कहा जाता है, आप लोग उस चीज़ की एग्जाम्पल हो। मैं आप लोगों को ब्रीडर नहीं बोलूँगा, मैं आप लोगों को कोई बहुत बड़ा वो नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये चीज़ें बोलने पे नाम बहुत बड़ा हो जाता है। पर आप लोग सिंपल हैं। आप लोगों से बात की तो जैसा समझ में आया वो यही आया कि आप लोगों ने क्या किया। आप लोगों ने अच्छे बुल्स यूज़ किए, अच्छे सीमन यूज़ किए और एक बेसिक हर्ड से, शायद वो किसी के लिए रिजेक्टेड हो, उससे आप लोगों ने एक बहुत खूबसूरत हर्ड बनाया और आप लोगों का हर्ड आज पूरे पशुपालक भाइयों के लिए एक ड्रीम हर्ड के तौर पे है। जी सर। एक एम सेट किया है आप लोगों ने पशुपालक भाइयों के लिए। तो इसी के बारे में आप लोगों की जर्नी और आप लोगों का क्या विचार रहे जो आप लोग ये चीज़ों को तैयार कर पाए, और आने वाले समय में आप लोगों के गोल्स क्या हैं, क्या एम्स हैं, और कुछ ऐसी बातें जो आम पशुपालक भाई गलतियां कर रहे हैं और आप लोग भी वो गलतियां शायद अपनी लाइफ में कर चुके होंगे। तो उन गलतियों से अपने किसान भाइयों को बचाने के लिए, उनको इंस्टेंट फ़ायदा दिलवाने के लिए मैं कुछ छोटा सा आप लोगों के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। छोटी सी बातें करेंगे। तो उम्मीद है सभी किसान भाइयों को हमारी ये चर्चा पसंद आएगी। तो हिरेन भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप कितने समय से अपना ये हर्ड है जो चला रहे हैं, अपनी गौ पालन का जो शौक़ है इसको पूरा कर रहे हैं? 2000 गाय मतलब बछड़ियों के तौर पे 2013 से मैं इस लाइन से एंगेज्ड हूँ और ये धीरे धीरे हर एक गौपालक को ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि ये धीरे धीरे आपके ऊपर हावी हो जाता है ये शौक़। एंड बस यही है, इसका शौक़ यूँ मेंटेन रहा और 2013 से इस एक्टिविटी को प्रोग्रेस करते गए। लकीली आज इतने सालों के जर्नी के अंदर घर पे ही सेकंड थर्ड जनरेशन डेवलप हो चुकी है और बस यही है पूरी जर्नी जो सो फार रही है तब अब तक की। ओके। तो अंकुर भाई, आप कितने समय से गौ पालन कर रहे हैं? आपकी हिस्ट्री क्या है गौ पालन से लेकर? ऐसे सोचे तो हमारी पुरखियों से चला आ रहा है। मेरे दादाजी के दादाजी जो हरजी दादा थे, वो काफ़ी साल से अपनी तरफ से वो गौ पालन कर रहे थे। फिर क्या हुआ, 2 पीढ़ी तक ऐसे चला, फिर उसको स्किप हो गया और बीच में ये सब हमारी जो गौ माता थी, वो गौ माता हमने जो हमारा पुराना गौधन था वो मिटा चुके थे, हमारे पास नहीं रहा था। फिर उसमें से 5-6 जो मेरे वारसा में मेरे को मिली, उन्हीं में से मैंने आगे बढ़ाया और अभी मेरे पास 34-35 गाय अभी मेरे पास है और सभी एक ही ब्रीड से मैं बिलोंग करता हूँ। सब वो मेरी भुवनेश्वरी पीठ से ज़्यादा है मेरे पास। तो बहुत ही अच्छा काम किया, आप दोनों ने अच्छा काम किया। तो जैसे आपके पास था, आपका ख़त्म हुआ, आपने दोबारा उसकी नींव रखी, उसको दोबारा तैयार किया। हिरेन भाई के पास भी जब शायद स्टार्ट हुआ तो 2-4 गाय से आपने शुरू किया। तो जब आपने स्टार्ट किया तब आपके जो मन में विचार थे
एक एम आपने सेट किया, एक गोल सेट किया, उसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि क्या विचार था जो आज इतनी अच्छी गायें आप तैयार कर पाए। सर एक तो जब शुरू के टाइम पे जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये थोड़ा शौकिया ही था कि इनके तरफ एक अट्रैक्शन होता गया, लागणी बढ़ती गई, इन अटैचमेंट बढ़ता गया। और जैसे जैसे फील्ड के साथ टाइम स्पेंड करते गए वैसे वैसे डिटेलिंग्स में आते गए बुल के। और हिस्टोरिकल पेडिग्री वाइज सागवाड़ी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है नॉलेज गेन करने में। और ऐसे ऐसे जैसे जैसे प्रोग्रेस करते गए बुल्स के इंफॉर्मेशन मिलती गई, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते गए। सीमन स्ट्रो उस टाइम पे अवेलेबिलिटी कम थी, आज काफ़ी फैसिलिटी। आज किसी को अगर अपना हर्ड बनाना है विथ अ गोल तो उनके पास जो भी बुल वो सिलेक्ट करे उनकी अवेलेबिलिटी आज है, उस टाइम पे नहीं थी। लेकिन जो भी ऑप्शंस उस टाइम पे थे उसमें से हमने प्रोग्रेस किया और लकी रहे कि फ़ीमेल काफ मिलती गई, हर्ड प्रोग्रेस करता गया। अंकुर भाई, आपके लिए भी सेम क्वेश्चन है। जब आपने दोबारा से अपनी कुछ बेसिक गायें से हर्ड को फिर से खड़ा करने की कोशिश की, उस समय आपके क्या विचार थे, आपका ट्रैक क्या था? वैसे कोई ऐसा अंदाज़ा तो नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊँगा कि कर दूँगा, पर जो भी ब्रीडिंग के लिए हमें जो ब्रीड तैयार करनी है उसके प्रति हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि जो भी ब्रीड में हम आगे बढ़ना चाहते हैं हमें क्या चाहिए। वो जो गोल सेट होता है वो ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा हमें प्रेरित करता है और आगे बढ़ाता है। और इस ब्रीडिंग के अंदर जो जिसको मैं आइडल मानता हूँ वो मेरे गुरुजी के समान मैं जिसको बोलता हूँ वो देवा भाई मुझे काफ़ी गाइड करते हैं और उसकी गाइडेंस से ही मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, देवा भाई का बहुत नाम सुना है, वीडियोस भी देखी उनके हर्ड की, काफ़ी लाजवाब काम कर रही है वो। तो अंकुर भाई, शायद आपकी आवाज़ क्लियर ना आए, आप थोड़ा सा इधर हो जाइए। तो अभी आप दोनों भाइयों से अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि जब आप लोगों ने एक चित्र बनाया अपने दिमाग के अंदर कि ऐसी गायें तैयार करनी है, या किसी से भी इंस्पायर होके, किसी बड़े ब्रीडर से या कुछ गायों से इंस्पायर होके, तो वो चित्र कैसा था? क्या मन में विचार थे कि मेरा हर्ड आने वाले 10 साल में या 5 साल में ऐसा दिखना चाहिए या ऐसा परफॉर्मर होना चाहिए? सर फॉर मी, मैं जैसे अंकुर भाई ब्रीड करते हैं या वो ज़्यादातर नेचुरल ब्रीडिंग के अंदर है, अच्छा बुल सिलेक्शन करके पूरा वो डेवलप किया है उन्होंने। मैं ज़्यादातर एआई में हूँ, मेरी गायों में आज तक कभी कोई बुल क्रॉस नहीं हुआ है। लेकिन जो बेंचमार्क है वो तो गुजरात का एक फिक्स ही है, भावनगर हो गया, भाडवा हो गया, जसदण हो गया, भुवनेश्वरी पीठ हो गया। तो ये जो लैंडमार्क बेंचमार्क है वो आइडल सबके, हर एक गौशाला, गौ प्रेमी, गौपालक के आइडल वही 4 हैं। तो उन्हीं की पूरी एंसेस्टरियल ऐतिहासिक इमेजेस देख कर वही चीज़ कैसी होगी वो एक इल्यूजन था, क्योंकि फील्ड नया था। तो बस वही एक गोल था, वही पिक्चर्स देखी थी, वही इंस्पिरेशन थी। धीरे 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 उसमें से जो चीज़ ज़्यादा पसंद आती थी, फेनोटाइप पहले अट्रैक्ट करता है और डिटेलिंग में तो कोई भी बंदा लेट जाता है आफ्टर एक एक्सपीरियंस होने के बाद ही। तो वो फेनोटाइप का जो अट्रैक्शन था वही ड्रैग करता गया, पुश करता गया और धीरे धीरे सीखते गए। काम ने ही काम को सिखाया है और कहीं किताब या वगैरह से पढ़कर चीज़ें नहीं सीखी है। तो बस यही है, अभी तो प्रैक्टिकल सी चीज़ है। तो अंकुर भाई, आपका मन में, आपके दिमाग में क्या इमेज थी कि मेरा हर्ड की जो गाय है ये ऐसी होनी चाहिए? मैं ब्रीड कैरेक्टर के हिसाब से जो भी ज़्यादा परफॉर्मेंस में मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो जो भी गाय परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी दे सकती है, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से मैंने ब्रीड तैयार करना शुरू किया। और हमारे जो पुराने जीन्स बचे हुए थे उसमें नया क्या डाल के नया क्या खड़ा कर सकते हैं, वो सब मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज लाके ही मैंने देखा, तो ही पता चला। ऐसे एक्सपीरियंस नहीं करता तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो कोई भी किसानों को अच्छी ब्रीड या अच्छी गाय तैयार करनी है तो उसको पहले प्रैक्टिकल बनना चाहिए। बिल्कुल, जब तक खुद काम नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। खुद के हाथ, खुद के पैर गोबर से गंदे करने ही पड़ेंगे।
तो भाई मैं नेक्स्ट चीज़ ये पूछता हूँ आप लोगों के विचार से, आप दोनों के विचार से, एक आइडल गीर जो एक किसान को फ़ायदा दे सकती है, या गीर छोड़ दीजिए, एक आइडल देसी गाय जो किसान का फार्म को आगे बढ़ा सकती है, किसान को फ़ायदा दे सकती है, वो किस तरीके की होनी चाहिए? वो ब्रीड में और मिल्क में दोनों में होनी चाहिए? वो सिर्फ ब्यूटी में होनी चाहिए या सिर्फ मिल्क में होनी चाहिए? मेरे हिसाब से जो दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो एक लो मेंटेनेंस एंड लैक्टेशन लेंथ, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। पिक मिल्क वाली जो रेस है वो फेक है, मैं कभी भी बिलीव उसमें नहीं करता हूँ। 10-12 लीटर एक महीना दूध कर लेगी, बीमार पड़ जाएगी, तो वो मेंटेनेंस देता है। ये 10-12 लीटर आप पर टाइम की बात कर रहे पर हैं? टाइम 10-12 लीटर पर टाइम के फिगर्स जो क्लेम्ड होते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रीडिंग वाली कुछ गाय गुजरात में है अभी, इन जो नामी गिरामी ब्रीडर्स के जो मैंने नाम लिए हैं उनके पास है, भुवनेश्वरी पीठ में भी है, अब लाइव मिल्किंग भी हम देख सकते हैं, काफ़ी जगह पे है, आम किसानों के पास भी है, 9-10 लीटर वाली गाय है, बट उसमें भी वो इम्यूनिटी या उसकी रेजिस्टेंस इतनी होनी चाहिए कि वो इतना मिल्क जो प्रोडक्शन कर रही है उसके सामने उसका बॉडी स्कोर भी वो मेंटेन है, वो बीमार नहीं पड़ रही है, और लैक्टेशन लेंथ काफ़ी लंबा है, बच्चा इंटरवल पे, एक फिक्स इंटरवल पे, रिस्पेक्टेड इंटरवल पे दे रही है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर। बाकी अपीरियंस चेंजेबल है, हर कोई का अपना एक लाइकिंग है, और उस हिसाब से लोग अपना सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन दिस आर द बेसिक आई थिंक। अंकुर भाई, आपने जो गायों को अपना एक रोल मॉडल या एम बनाया था, वो गाय किस तरीके की थी? उनमें आपने ऐसी क्या चीज़ आइडेंटिफाई की थी जो उनको वो गाय आपको अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ? जो मैं पुरानी पिक हमारे दादा के समय की मैं देख रहा था, और दादा जब भी बात करते थे तो गाय की जो कैरेक्टर की बात कर रहे थे, तो वो कैरेक्टर मेरे अंदर, मेरे दिमाग में एक इमेज बना रहे थे कि ऐसी ऐसी गाय होगी, ऐसे कैरेक्टर होंगे, तो वो कैरेक्टर बनाने में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा रोल क्या कैसा होगा, मेरे सिलेक्शन में कैसा होगा, वो मैंने इम्प्रूव किया और वो इसमें इंक्लूड कर दिया। ओके, तो ये बेसिक नॉलेज जो किसानों को देनी थी या उनको मोटिवेट करने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि लोग आज के समय में गाय तो रख रहे हैं, कम हुआ पहले से, पर फिर भी कुछ ना कुछ लोग रोज़ रख रहे हैं या किसी नई ब्रीड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पर वो कुछ गलतियां कर बैठते हैं या बहुत जल्दी हथियार डाल देते हैं। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने आप लोगों से बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि आपका एक एम सेट होना चाहिए जब भी आप एक ब्रीडिंग या एक गौ पालन की तरफ या पशुपालन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एक एम सेट कीजिए, उस एम के ऊपर दृढ़ रहिए और रेगुलर कोशिश करते रहिए। तो हिरेन भाई, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने इतना बढ़िया हर्ड तैयार किया, तो इसमें आपने मिल्क को कितनी प्रेफरेंस दी? सर सिलेक्टिव ब्रीडिंग ही किया, बुल सिलेक्शन उस हिसाब से किया कि जिसकी प्रोजेनी फील्ड में देखी थी, और उनके जो टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड बुल्स थे, क्योंकि मेरे पास हर्ड काउंट कम था मेरे पास ज़्यादा हर्ड था नहीं कि जिसके ऊपर मैं बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकूं, वैसा हर्ड नहीं था। तो उसी चीज़ को लेकर मैंने लिमिटेड स्टॉक के साथ काम करने के लिए वही बुलों का चुनाव किया जो प्रूवन थे। और अगेन प्रूवन बुल के यूजेज के अंदर भी फीमेल काफ मिलना और विथ राइट कैरेक्टर्स मिलना वो नेचर के हाथ में है, और उसमें लकी रहे हम। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग वही मेरा फेज़ 1 था। फेज़ 2 के अंदर अब काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए बुल्स कुछ हैं, प्रोमिसिंग प्रोजेनी पेडिग्री है, तो उनके साथ भी चांस करते हैं। अब वो स्टेज पर हैं कि जिसमें से हर्ड की 1 या 2 गाय हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ट्रायल के लिए रिजर्व रख सकते हैं, बाकी के हर्ड के साथ प्रूवन कैटेगरी के साथ आगे बढ़ सकते हैं जी। तो जैसे हम मार्केट में क्या देखते हैं कि जो प्रूवन बुल की बात हो रही है या प्रोजनी टेस्टेड बुल की बात हो रही है, वो नॉर्मली नहीं मिलता। अगर मिलता है तो जब हमें पता लगता है कि इसकी 10-12 बछड़ियाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई, 20 बछड़ियाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई, तब तक वो बुल नॉर्मली ये देखने को आता है कि वो अपना शरीर त्याग गया होता है ना, तो वो बहुत बड़ा लॉस होता है। तो उस चीज़ से उभरने के लिए या कुछ अच्छे बुल्स मार्केट में ढूंढने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए किसानों की?
जो भी किसान चूज़ करता है तो वो जैसे हिरेन भाई ने अपने जो बुल प्रूवन बुल जो भी चूज़ किए हैं, वो बुल सिलेक्शन आपका कैसा है उस पर डिपेंड है। तो पहले किसान को ये भी पता होना चाहिए कि जो मेरे पास मेरा प्रूवन बुल है वो आपके साथ प्रूवन नहीं भी हो सकता। करेक्ट। तो मेरे हर्ड में जो अच्छा है वो आपके हर्ड को ख़राब भी कर सकता है। वो प्रैक्टिकल होंगे तो ही उसको पता चलेगा। तो ऐसे सारे बुल ऐसे भी नहीं है कि जो प्रूवन बुल मेरे लिए साबित हुआ है वो किसी और के हर्ड के लिए भी साबित हो सकते हैं। तो मेरे हर्ड में क्या अभी कमी है, ऐसे मैं बुल का सिलेक्शन करूँ को वो कमी पूरी कर दे। तो ऐसे सोच बदलने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरिट वाइज सिलेक्शन जो अंकुर भाई कह रहे हो कि अपने हर्ड की मेरिट जांचिए परखिए, मेरिट बेसिस के ऊपर ही डिसीजन लीजिए और उसी हिसाब से सिलेक्शन कीजिए। दैट्स अ परफेक्ट। मतलब हमें अपने हर्ड को बहुत निहारने से पहले ये सारा दिन उसको बैठ के निहारना, लोगों से उसकी तारीफ सुननी, उस चीज़ को छोड़ के उसमें गलतियां ढूंढना शुरू करना चाहिए। हाँ, कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें नेक्स्ट जो बच्चा चाहिए उसमें क्या इम्प्रूवमेंट उसकी माँ से ज़्यादा चाहिए, उस चीज़ को देख के फील्ड में उसके बुल्स के रिजल्ट देख के फिर बुल सिलेक्शन करनी चाहिए। तो इससे हम इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ये एक ऐसी चीज़ है कि यू नीड टू बी योर ओन क्रिटिक। अगर आपके हर्ड को सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं तो देयर इज़ नो सच थिंग लाइक अ कंपटीशन। और हर एक जीव एक्सक्लूसिव है, इसके जैसा दूसरा नहीं है। सगे पेरेंट्स के अंदर भी दोनों बच्चियाँ अलग हैं। तो देयर इज़ नो सच थिंग लाइक अ कंपटीशन। लेकिन जो कमियां है उसके प्रति खुद प्रामाणिक रहे और उस चीज़ को करेक्शन करने के लिए कौन सा रास्ता ज़्यादा परसेंटेज है, सक्सेस की गारंटी कौन सी चीज़ ज़्यादा देती है, उन आधार के ऊपर काम करना है। क्योंकि हमारे पास वो कंट्रोल नहीं है कि 100% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी जहाँ ज़्यादा है उस दिशा के अंदर हमें हेल्प मिलती है। हमें मतलब ट्रायल करते रहना चाहिए, एक रिस्क ले लेना चाहिए। एक सभी किसान भाइयों से एक बेनती है, अभी प्रोजनी टेस्टिंग बुल का जो हमें बात चली, तो राजकोट से मिराज भाई हैं, वो फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डालते हैं कि जिसमें उनकी पोस्ट नॉर्मली यही होती है। एक 2018 में डाली थी वो पोस्ट पे, आज तक रिप्लाई आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने दोबारा डाली है एक ग्रुप के अंदर, जिसमें वो हमेशा ये पूछते हैं कि जिस भाई के पास जिस भी बुल का रिजल्ट आया है या उसकी बछड़ियाँ मिल्किंग पे आई हैं तो उस ग्रुप के उस पोस्ट के अंदर उसको फ़ोटोज़ के साथ शेयर कीजिए। तो शायद ये वाला मेथड भी हम किसान भाइयों को एक अच्छे बुल को सिलेक्ट करने में फ़ायदा दे सकता है। तो जो भी भाई वीडियोस देख रहे हैं और आपके घर पे अगर अच्छे बुल्स का रिज़ल्ट आ चुका है, बच्चे अच्छे आ गए हैं, इम्प्रूवमेंट आई है या बछड़ियाँ उसकी मिल्क पे आ चुकी हैं, आप उस पोस्ट के अंदर जाके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये सिर्फ मेरे या इन लोगों के काम आने वाली चीज़ नहीं हो, ऑल ओवर पूरे समाज में, पूरे भारतवर्ष में जो लोग गौ पालन कर रहे हैं और उसको सुधार की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, उनके काम आने वाली चीज़ है। तो हिरेन भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो अभी फ़िलहाल ऑल ओवर इंडिया में गौ पालन या भैंसों का जो पालन है वो बहुत कम होता जा रहा है। मोस्टली मैं अपने आसपास भी देखता हूँ तो जो लोग 10 गाय रखते थे, 20 गाय रखते थे, वो आज 2 गाय, 4 गाय, 5 गाय, वो भी उसको रखने पे भी बड़े परेशान रहते हैं कि बीमारी, खर्चा। तो इस चीज़ से आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे बचाया जा सकता है या हमारे अंदर क्या कमियां रही जो आज हम इतने बर्डन के अंदर गौ पालन कर रहे हैं? सर, कॉमर्शियल एस्पेक्ट तो है ही। मेरे मित्र है अर्जन भाई ओडेदरा, जूनागढ़ वाले, उन काफ़ी अच्छा फार्म है। मोस्ट प्रोबेबली उनसे बातचीत के अंश के दौरान उन्होंने एक मुद्दा रखा था कि अगर सिर्फ दूध का डुप्लीकेशन बंद हो जाए, क्योंकि जो इनकम है और जो खपत है उसमें बड़ा मार्जिन है, तो अगर वो डिफरेंस जो है उन लीटर्स का, अगर डुप्लीकेशन सिर्फ बंद हो जाए तो ऑटोमेटिकली रियल दूध की डिमांड बढ़ेगी, प्राइजेस बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली गौ पालन का प्रमोशन होने वाला है। ये उनका बड़ा सटीक सा पॉइंट था। तो गौ पालन प्रमोट इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि उसमें रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही है, प्लस फीड कॉस्ट
फ्यूल एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस सब बढ़ रहे हैं, उनके सामने ये एक बेसिक चीज़ है, उसका रेट फ्लैट है, तो ये प्रमोट नहीं करता है ज़्यादा हड़बड़ा करने के लिए। तो ये सब चीज़ें बैलेंस होगी तो ऑटोमेटिकली वापस रिप्रमोशन होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। अंकुर भाई, आपका क्या विचार है, मतलब बढ़ती महंगाई में फिर भी अगर हम किसानों को किस तरीके से मोटिवेट करें कि रख लो, आपके किस तरीके से फ़ायदा होगा या किस तरीके से आप खर्चा कम कर सकते हो? पहले तो फीड मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट प्लांट। तो हमें फूड मैनेजमेंट कैसे करना है, हमारे खेत है, हमारे पास 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें क्या उगा सकते हैं और हमारी गाय की संख्या कितनी है, और हमारी जो संख्या है इसमें से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हम फूड का मैनेजमेंट कैसे कर पाएंगे, वो सब देखने से ही बेसिक पता चलता है। और वही रख सकता है जो ये सब न्यूनतम बाबत को अपने नज़रअंदाज नहीं कर सकता, उसमें वो रख सकता है। माइक्रो मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो मतलब सबसे पहले, मतलब जो बेस आप इस प्रॉब्लम का जो रूट है वो ये है कि मैनेजमेंट को सुधारो। मैनेजमेंट फर्स्ट, और सेकंड है कि हमारा ये गुजरात का बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो जिस पे के पास अभी गौचर थी वो गौचर रही नहीं, किसी के चरने की जगह रही नहीं। पहले क्या था कि हमारी जो भी गाय थी, गोधन था, वो चरने जाता था, तो उसमें हमारी जो लागत बढ़ती थी वो कम हो जाती थी, खर्चा आधा हो जाता था, और जो फीड कॉन्सेंट्रेट फीड देना है वही उसका खर्चा था और कोई खर्चा था ही नहीं। तो वो बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल, मतलब गोचर चले जाने के कारण ये जो काम है गौपालन है, चाहे शौक के तौर पे चाहे कमाई के तौर पे, वो बर्डन बन गया है। क्योंकि जब गौचर में गाय जाती है तो गाय को जोन सी जड़ी बूटी, जोन सी भी घास खानी है वो अपने अकॉर्डिंग खा लेती है। आपका मिनरल मिक्सचर का, आपके कैल्शियम का, एक्सरसाइज का, फर्टिलिटी का, हर चीज़ का खर्चा आपका बच जाता है। और आजकल हमें इनको दवाइयों के ऊपर, सिंथेटिक मिनरल्स के ऊपर रखना पड़ रहा है। तो देखो कब तक ये चीज़ें सक्सेसफुल रहती हैं, शायद ये भी एक समय पे आकर फेल हो जाएं। तो एक हिरेन भाई, एक क्वेश्चन और आया था दिमाग में कि जब लोग, किसान भाई गुजरात आते हैं या गुजरात नहीं किसी भी स्टेट में जाते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज के कारण गलत गायें सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब वो गायें उनके हर्ड के हिसाब से सही नहीं बैठती, फिर भी वो उसको किसी तरीके से सिलेक्ट करके ले आते हैं। उसके बाद या तो वो गाय में गलती निकालते हैं या फिर गाय देने वाले व्यक्ति में गलती निकालते हैं। तो ये चीज़ें गलती निकाल देना ये किस हद तक सही है, और उनको इस चीज़ से बचने के लिए कि उनका नुकसान ना हो, वो 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये, चाहे 10 रुपये अपनी जेब से दे के आए, उनका नुकसान तो हुआ। तो इस नुकसान से बचने के लिए किसान को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? आप अगर मार्केट में जाते हो, अंकुर भाई आप जब मार्केट में जाते हो तो क्या चीज़ों को ध्यान में रख के, कितना समय दे के एक गाय को सिलेक्ट करते हो? इसमें ना पार्ट 1 के एक जेन्युइन गौशाला के पास से अगर कुछ चीज़ें प्रोक्यूर होती हैं तो उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अटैच्ड होती है। कोई ब्रीडर का नाम हो या गौशाला का नाम हो तो एक ऑथेंटिसिटी होती है, और गलती बेचने वाले की भी नहीं है। जो खरीदने वाले आते हैं अंडर बजट अपना रेट लगाते हैं, इम्पॉसिबल रेट लगाते हैं, 30-40 हज़ार रुपये में अच्छी गाय ढूंढने निकलते हैं, और उसमें उनको प्योरिटी तो मिलती ही नहीं है, लात मिलेगी वो अलग से घर जाकर। तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो आपको 3 गाय लेने की ज़रूरत नहीं है, वो 2-2, 2.5 लीटर करके 3 गाय 6 लीटर करेगी। 1 लाख रुपए वाली एक गाय भी आपको 5-6 लीटर दूध करेगी, प्लस वो जो गाय है लाख वाली, वो आपको बच्चे भी यूँ देगी कि जिसमें आपका डेवलपमेंट का चांसेस है। तो इन्वेस्ट उस हिसाब से करना चाहिए कि क्वांटिटी के ऊपर नहीं बट क्वालिटी के ऊपर फोकस्ड हो। वही सेम क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि गायें खरीदने से पहले क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली क्या देखा जाता है, 10 में से 8 गायें लोग जब खरीदते हैं अलग अलग लोग, तो डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। लोग व्यापारी को या जिस गौशाला से गायें खरीद के लाए उसे भी गालियाँ देते हैं।
अपनी गलती कोई कभी निकालता नहीं है कि मेरी भी सिलेक्शन में कहीं कमी है या मैंने जल्दबाजी में गाय खरीदी। तो उसके लिए किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आप लोग जब गाय खरीदने जाते हो तो क्या आप लोगों का स्ट्रेटेजी होती है या कितना समय लगा के एक गाय आप लोग खरीदते हो? इसमें क्या है कि जो भी किसान गाय खरीदने जाता है तो खरीदने से पहले उसके मन में एक इमेज क्रिएट होती है कि मैं ऐसी गाय खरीदूंगा, ऐसे कैरेक्टर की गाय खरीदूंगा, ऐसी दूध वाली खरीदूंगा। तो जो इमेज वो खड़ा करके लेने जाता है, फिर क्या होता है कि वो खरीद के ले आता है। तो जिस इमेज से वो बना हुआ है, जोड़ा हुआ है, वो इमेज पूरी नहीं होती, इसलिए उसको ऐसा मन में हो जाता है कि इसने मेरे को ठग लिया, इसने ऐसा कर दिया मेरे से और मेरे से ज़्यादा पैसा ले लिया। पर वो एक कैरेक्टर मन में बिठाएंगे कि मेरे को दूध वाली ही चाहिए, तो वो दूसरे कैरेक्टर पर वो डिस्कस नहीं करेगा और उस पर कंसंट्रेट भी नहीं करेगा। तो जब भी किसान गाय खरीदने जाता है तो उसको एक ही कैरेक्टर ऊपर कंसंट्रेट करके ही उसको लेना है। इन शॉर्ट जो अंकुर भाई बताना चाह रहे हैं कि आपको एक प्रॉपर रॉ मटेरियल मिलेगा और जो आपको बनाना है उसके लिए कौन सा डोनर जो आप है, वो आप डोनर परचेस कर रहे हैं। चीज़ें आपको घर पे ही डेवलप करनी है। ये दिमाग में लेके जा रहे हैं 12 लीटर दूध वाली गाय लेनी है, अभी ये पर टाइम का 12 पर टाइम का 12 लीटर लेनी है, 10 लीटर लेनी है और वो भी बजट रेट में लेनी है। जो अंकुर भाई बताना चाह रहे हैं वो यही है कि रूप तो हमें दिखेगा कि कलर ऐसा है, हॉर्न पैटर्न ऐसे है, लेकिन जो दूध का आउटपुट है वो वेरी करता है। जिस किसान के आंगन में बंधी है वहीं पे भी अगर बीमार पड़ेगी तो दूध वेरी करेगा। मल्टीपल फैक्टर उसमें काम करते हैं और तो आप तो एक पूरा स्टेट बदल रहे हैं। तो नई जगह के साथ वो लैक्टेशन तो उसको यूजफुल होने वाला नहीं है। तो और प्लस फीडिंग भी चेंज होते हैं, बिल्कुल मिनरल जमीन के मिनरल्स के हिसाब से उसका फीड चेंज होता है, तो आउटपुट में वेरिएशन आते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें काफ़ी होती है। तो एक जो प्री डिटरमाइंड माइंड सेट जो अंकुर भाई ने बताया कि एक दिमाग में एक पिक्चर बना के जाते हैं कि ऐसी गाय खरीद के आऊँगा, फिर वो मिलती नहीं है तो डिसअपॉइंटमेंट होता है और फिर सोशल मीडिया के ऊपर या तो पर्सनल में उनके बीच में प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। अपेक्षाएं इतनी बड़ी मत रखो और इनको समझो, इनके कैटल को समझो कि भाई ये चीज़ एक जिंदा जीव है, ये ट्रैक्टर नहीं है कि हर जगह पे सिमिलर परफॉर्मेंस देगा। तो यही चीज़ है आदित्य। तो सभी किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप गाय खरीदने जाते हैं तो एक अपनी तरफ से जो आपने इमेज बना ली गाय की, ज़रूरी नहीं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरे। और सबसे पहली बात मैं आप लोगों को क्वेश्चन करता हूँ, क्या आपके घर में खड़ी हुई 20 लीटर वाली गाय जो आपने अपने कई साल लगा के, कई जनरेशन्स लगा के तैयार की, क्या आप उसको बेचने के लिए तैयार होंगे? और अगर आप तैयार नहीं होते तो शायद कोई और किसान भी तैयार नहीं होगा।